Hello students, how are you? We are doing lesson number 11, water in the atmosphere. Today our topic is precipitation. So what is precipitation? The process of continuous condensation in free air helps the condensed particles to grow in size. So मीन्स कि सपोज कीजिए किसी एरिया में कंडेंसेशन हो रखा है और उसमें जो कंटिन्यूसली अगर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो कंडेंस्ड पार्टिकल्स हैं वो उनका साइज जो है वो और ज़्यादा ग्रू होता जाएगा और ज़्यादा ग्रो करता जाएगा, क्योंकि उसमें जो कंडेंस पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली ऐड हो रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ भी ग्रो करता जाएगा. When the resistance of the air fails to hold them against the force of gravity, they fall on the earth's surface. जब उस पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी, मतलब जो उस एरिया में जितना भी कंडेंसेशन होके जितना भी पार्टिकल्स वहाँ हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, जब उनको होल्ड करने की कैपेसिटी, उस एयर की कैपेसिटी, उन पार्टिकल्स को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो जब बिल्कुल फेल हो जाती है तो क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो है वो अर्थ के ऊपर में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे. दे आर स्टार्टिंग टू फॉल ऑन द अर्थ सरफेस. सो आफ्टर द कंडेंसेशन द वाटर वेपर द रिलीज द मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन. अब क्या होगा कि जो वाटर वेपर जो कंडेंस होके जो वाटर वेपर है वो अपना मॉइस्चर जब रिलीज़ करते हैं सो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. दिस मे टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म. अब ये जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है. अगर लिक्विड फॉर्म में हो रहा है तो हम उसको रेनफॉल बोलेंगे, और अगर सॉलिड फॉर्म में हो रहा है तो हम लोग उसको स्नोफॉल बोल सकते हैं, स्लीट भी हो सकता है और हेलस्टोन भी हो सकते हैं. The precipitation in the form of water is called rainfall. जब ये precipitation अगर water की फॉर्म में हो रहा है तो हम लोग उसको rainfall बोलते हैं. It's known as rainfall. When the temperature is lower than the 0 degree, precipitation takes place in the form of fine flakes of snow and is called snowfall. जब उस एरिया का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से भी अगर डाउन हो जाता है, लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब उस एरिया में जो प्रेसिपिटेशन होगा वो एक स्नो की फॉर्म में होगा और हम लोग इसको जनरली इसको स्नोफॉल बोलते हैं. मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल्स. दीज क्रिस्टल्स फॉर्म flakes of snow. Besides rain and snow, other form of precipitation are sleet and hail. अब कि जैसे मॉइस्चर में उस पर्टिकुलर एरिया का जो मॉइस्चर है, अगर वो मॉइस्चर अगर कंडेंसेशन होकर अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग उसको रेनफॉल बोल देते हैं, और अगर वही अगर 0 डिग्री सेल्सियस के डाउन अगर वो टेम्परेचर चला जाता है देन हम उसको स्नोफॉल बोल देते हैं. और उसी में ही अगर अपने आगे देखें, क्योंकि उसमें जो है हेक्सागोनल क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो उसी से क्या होगा कि उस जो एरिया की जो मॉइस्चर होके जो भी हुआ है उस वो क्रिस्टलाइज फ्लेक्स की स्नो की फॉर्म में वो बन जाते हैं. और यही जब अदर इसका फॉर्म और क्या बनता है वो बनता है स्लीट एंड हेल. तो स्लीट और हेल्स भी आगे हम प्रेसिपिटेशन में देखेंगे. दो द लेटर आर लिमिटेड in occurrence and the sporadic in both time and space. Sleet is frozen raindrops and refrozen melted snow water. अब जो स्लीट है, स्लीट क्या है? स्लीट जो है वो या तो जो उस एरिया में जो रेन ड्रॉप्स है वो फ्रोजन फॉर्म में चले जाएं, या जो मेल्टन स्नो वाटर है वो रीफ्रोजन हो जाए. सो उस कंडीशन में स्लीट का फॉर्मेशन होता है.
when a layer of air with the temperature above freezing point overlies a sub-freezing layer near the ground। जब एटमॉस्फेयर में जब सपोज कीजिए कि वहाँ से जो रेन ड्रॉप आ रही है या फ्रोज़न फॉर्म में जो है वाटर अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है, सो जब वो इस किसी एक एरिया में किसी एक जोन में अगर उसको एक एयर की लेयर मिल जाती है जो फ्रोज़न पॉइंट से जिसका टेम्परेचर बिलो है, सो अब क्या होगा कि उसके ऊपर में एक लेयर और बन जाएगी, सब फ्रोज़न की एक लेयर बन जाती है। देन प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्लीट का फॉर्मेशन होता है। रेन ड्रॉप्स विच लीव द वार्मर एयर एनकाउंटर द कोल्ड एयर बिलो। As a result, they solidify and reach the ground as small pellets of ice not bigger than the raindrops from which they are formed. So अब क्या होगा कि जो वो अगर अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है, जो आइस की फॉर्म में जो एक रेन ड्रॉप आ रही है, उसको रेन ड्रॉप तो नहीं बोलेंगे, वो एक स्लीट या एक हेल की फॉर्म में जो अंडरग्राउंड की तरफ आ रहा है एक आइस की फॉर्म में। सो क्योंकि रास्ते में उस पर्टिकुलर एरिया में एक कहीं ना कहीं हमें एक फ्रोज़न कहीं ना कहीं हमें एक हॉट एयर बेल्ट भी मिलेगी। सो उससे क्या होगा कि जो स्लीट अर्थ सरफेस को टच करने वाली है उसके पहले उसका साइज़ जो है वो रेन ड्रॉप से भी छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्लीट का फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एरिया में होता है। समटाइम्स ड्रॉप्स ऑफ रेन after being released by the clouds become solidified into small rounded solid pieces of ice and which reaches the surface of the earth are called hailstone। बहुत बार ऐसा होता है कि रेनफॉल या उस क्लाउड से जब वाटर जब रिलीज़ होता है, सो वो एक स्मॉल राउंड आइस पीस की फॉर्म में होता है और वही जब अर्थ सरफेस को टच करता है, वही जब अर्थ सरफेस पे आके हिट करता है या गिर जाता है, तो उसी को हम लोग हेलस्टोन बोलते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर पासिंग थ्रू कोल्ड लेयर्स। अब ये बनते कैसे हैं कि जो भी रेन वाटर है जब वो क्लाउड से अर्थ सरफेस के टच करने के बीच में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोल्ड एयर की अगर लेयर्स हैं, जब वो रेन वाटर जब उन कोल्ड लेयर्स को जब क्रॉस करता है, पास करता है, तो उसी के थ्रू ही हेलस्टोन का फॉर्मेशन होता है। हेलस्टोन्स हैव सेवरल कॉन्केरियस लेयर्स ऑफ आइस वन ओवर द अदर। अब हेलस्टोन में क्या होता है कि उसके ऊपर में लेयर्स होती हैं, आइस की लेयर्स होती हैं, वन लेयर, उसके ऊपर में सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, उस तरीके से लेयर्स हमें देखने को मिलती है हेलस्टोन में। Next topic is types of rainfall. On the basis of origin, rainfall may be classified into three main types. First one is the conventional, second orographic or relief rainfall, and third one is cyclonic or frontal rainfall. So अभी हम one by one देखते हैं। First one is conventional rainfall. The air on being heated becomes light and rises up in convection currents। जब किसी एरिया की जब हीट एयर का जब टेम्परेचर हाई होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो उस एयर का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा। सो इट विल बिकम लाइट एंड राइजेज अप इन कन्वेक्शन करंट। सो अब जो उस एरिया की एयर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, उसका वेट लाइट वेट में हो जाएगी, एंड देन इट विल स्टार्ट राइजेज अप इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट। एज इट राइजेज it expands and loses heat and consequently condensation takes place and cumulus clouds are formed। जब वही एयर जब अपर एरिया में चली जाती है, अपर पार्ट में, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में जाके वो एक्सपैंड होगी और उसका जो भी टेम्परेचर है अब वो लूज़ करना स्टार्ट कर देगी। मतलब टेम्परेचर जो है उस पर्टिकुलर एयर का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो अब वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है, अब कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा
और अब जो क्लाउड्स बनेंगे वो क्लाउड्स होंगे क्यूमुलस क्लाउड्स। सो अब उस पर्टिकुलर एरिया में क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। विथ थंडर एंड लाइटनिंग हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। अब उस एरिया में लाइटनिंग होगी, थंडर्स होंगे और हैवी रेनफॉल होगा, लेकिन वो जो हैवी रेनफॉल होगा वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। इट विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सच रेन इज कॉमन इन द समर और इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे। अब इस तरीके का जो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होता है वो या तो समर सीजन में होगा या डे टाइम में होगा। डे टाइम में भी कब, जब उस पर्टिकुलर उस उन डेज़ का जब टेम्परेचर हाई होगा, जो हाई पार्ट है, हाई टेम्परेचर वाला पार्ट है डे का, उसी पार्ट में ही जो है रेनफॉल ये होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन द इक्वेटरल रीजन्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इस तरीके की जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये जनरली इक्वेटर वाले एरिया में और कॉन्टिनेंट का जो इंटीरियर पार्ट है उसी एरिया में ही कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ ओरोग्राफिक रेन। When the saturated air mass comes across a mountain, it is forced to ascend, and as it rises, it expands, the temperature falls, and the moisture is condensed. अब इस तरीके की जो रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ये जनरली माउंटेन एरिया में होती है। अब क्या होगा कि जब सैचुरेटेड एयर माउंटेन एरिया में आएगी तो वो फोर्सफुली वो क्या होगी, वो थोड़ा सा अपवर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो अपवर्ड साइड में, जब वो ऊपर हाइट में जाएगी तो उस एयर का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। अब टेम्परेचर डाउन होने से उस एरिया का, उस एयर में जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कंडेंस हो गया तो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ रेन इज दैट द विंडवर्ड स्लोप्स रिसीव ग्रेटर रेनफॉल। अब इस तरीके का जो अगर अपने देखें जो रेनफॉल होता है, इसकी सबसे अगर इम्पोर्टेंट अपने देखें कि इसमें इम्पोर्टेंट इसका फीचर क्या है, तो ये जो विंडवर्ड वाली स्लोप होगी, मतलब जिस साइड से उस विंड ने माउंटेन के उस पार्ट को हिट किया है, उस वाली साइड में जो रेनफॉल होगा वो बहुत हैवी रेनफॉल होगा। इट विल रिसीव ग्रेट रेनफॉल। आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप, दे डिसेंड एंड देयर टेम्परेचर राइजेस। अब क्या होगा कि जिस विंडवर्ड वाली साइड में, अब क्योंकि यहाँ तो उसने रेनफॉल कर दिया, अब वो जो, अब क्योंकि क्लाउड तो उसमें बचा नहीं, सारा मॉइस्चर तो उसका यहीं पे लूज़ हो गया, तो अब उस जो वो एयर है, जब वो अदर उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब माउंटेन के उस अदर साइड में, अपोजिट साइड में जब पहुँचेगी, सो उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया और उसने अपना मॉइस्चर भी लूज़ कर दिया, तो अब उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। Then their capacity to take in moisture increases, and hence these leeward slopes remain rainless and dry. अब क्योंकि अदर अपोजिट साइड में जो एयर पहुंची है उसमें तो मॉइस्चर तो है ही नहीं, तो उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी हो जाएगी, और अब वो क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है तो कंडेंसेशन कहाँ से होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, तो अब वो जो सेकंड वाला पार्ट जो रह गया, अदर ऑपोजिट जो साइड रह गई, अब वो रेनलेस हो जाएगी और ड्राई साइड वो रहेगी। द एरिया सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड विच गेट्स लेस रेनफॉल इज नोन एज द रेन शैडो एरिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिलीफ रेन। अब इस तरीके का जो एरिया होता है जहाँ पे रेनफॉल, लेस रेनफॉल रिसीव होती है, उसको रेन शैडो एरिया या रिलीफ रेनफॉल भी उसको जनरली बोला जाता है। नाउ वर्ल्ड
Distribution of rainfall. Different places on the Earth's surface receive different amounts of rainfall in every year, and that too in different seasons. अब अर्थ सरफेस के ऊपर अगर अपने देखें तो वो प्लेस टू प्लेस रेनफॉल जो है वो वेरी करता है, और सीज़न टू सीज़न भी रेनफॉल जो है वो वेरी करता है, टाइम टू टाइम रेनफॉल जो है वो वेरी करता है. इन जनरल, एज वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टेडिली. अगर जनरली अपने देखें सो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, सो जनरली क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है. मतलब इक्वेटर पर रेनफॉल हैवी रेनफॉल होगा, देन हम जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ चलते हैं रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है. द कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड receives greater amounts of rainfall than the interior of the continents. अब कोस्टल एरिया जो है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है कंपेयर टू इंटीरियर ऑफ एनी कॉन्टिनेंट. द रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशियंस देन ऑन द लैंड मासेस ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ बीइंग ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर. अब अगर ये देखा जाए कि ओशियन और लैंड मास के ऊपर अगर अपने वेरिएशन देखें रेनफॉल का, तो ओशियन के ऊपर में हैवी रेनफॉल रिसीव होता है कंपेयर टू लैंड मास. हैवी रेनफॉल रिसीव होने का रीज़न क्या है? क्योंकि ओशियन जो है वो एक ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर है, सो वहाँ से वाटर रिसीव होता रहता है कंटिन्यूसली, इवेपरेट होता रहता है, कंडेंसेशन होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, और अगेन एंड अगेन रेनफॉल जो है वो होता रहता है. इसलिए ओशियन एरिया जो है वहाँ पे रेनफॉल कंटिन्यूसली चलता रहता है कंपेयर टू लैंड मास एरिया. बिटवीन द लैटिट्यूड्स 35 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न coasts and goes on decreasing towards the west. अब अगर अपने 35 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अगर देखें तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पर हैवी रेनफॉल रिसीव होता है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट साइड देन रेनफॉल विल बी डिक्रीज. सो जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. बट बिटवीन 45 एंड 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ड्यू टू द वेस्टर्लीज, द रेनफॉल इज फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द ईस्ट. अब अगर अपने 45 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में देखें तो वहाँ पर ड्यू टू वेस्टर्लीज के कारण यहाँ पर रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न साइड में हैवी रेनफॉल होता है, और जैसे जैसे हम वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ जाते हैं ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट, सो रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होता जाता है. Wherever mountains run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plain on the windward side and it decreases towards the leeward side. अब अगर माउंटेन एरिया देखें, अगर किसी ओशियन के पास में जो कॉन्टिनेंट है अगर वहाँ पे अगर जो माउंटेन है, अगर these mountains are situated in the parallel to the coast, देन जो कोस्टल प्लेन होगा, जो विंडवर्ड साइड होगी वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, और उसकी ऑपोजिट साइड में अगर हम देखते हैं तो जो लीवर्ड वाली साइड है वहाँ पे रेनफॉल जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, मेजर प्रेसिपिटेशन regimes
of the world are identified as follows. अब जो टोटल एनुअल रेनफॉल के बेस के ऊपर में कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो अपने वन बाय वन देखते हैं. द इक्वेटरल बेल्ट, the windward slopes of the mountains along the western coast in the cool temperate zone and the coastal areas of the monsoon land receive heavy rainfall of over 200 centimeter per annum. So first वो एरिया आते हैं जो more than 200 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल रिसीव करते हैं. कौन कौन से एरिया है? द इक्वेटरल बेल्ट एंड कूल टेम्परेट जोन में जो विंडवर्ड, जो माउंटेन एरिया का जो विंडवर्ड स्लोप है, उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे हैवी रेनफॉल रिसीव होता है, और मॉनसून लैंड जो है वो भी हैवी रेनफॉल रिसीव करता है मोर देन 200 सेंटीमीटर पर एनम. इंटीरियर continental areas receive moderate rainfall varying from 100 to 200 centimeter per annum. अब हर एक कॉन्टिनेंट का, ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट का जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 100 to 200 सेंटीमीटर रिसीव होती है. द कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अब जो कॉन्टिनेंट का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे मॉडरेट अमाउंट की रेनफॉल रिसीव होती है, मींस 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एवरी ईयर हम लोग रिसीव करते हैं. द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड एंड द ईस्टर्न एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द टेम्परेट लैंड्स रिसीव रेनफॉल वेरिंग बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर पर एनम. अब जो ट्रॉपिकल लैंड का जो सेंट्रल पार्ट है और टेम्परेट लैंड का ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट है, वहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एवरी ईयर रिसीव होती है. एरियाज लेइंग इन द रेन शैडो जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड हाई लैटिट्यूड्स रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम. अब जो रेन शेडो एरिया है या किसी भी कॉन्टिनेंट के जो इंटीरियर पार्ट है या हाई लैटिट्यूड्स है, वहाँ पे लेस, वेरी लो रेनफॉल रिसीव होता है, लेस देन 50 सेंटीमीटर एनुअली. सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्रोवाइड्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू जज इट्स इफेक्टिवनेस. In some regions, rainfall is distributed evenly throughout the year, such as in the equatorial belt and in the western parts of cool temperate regions. So यहाँ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.